हेलो दोस्तों, अब हम लोग 34th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 33 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब 34th क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट है, इट रिइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। अब हम लोग नॉर्मली मानते थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो गलत होती हैं रूल के हिसाब से, क्योंकि उनको चेंज करना आसान है। बट यहाँ पे हमारा रूल फेल कर गया है। इसमें सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका आंसर है सी। यहाँ पे रूल फेल कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन में रूल फेल करेगा। अब हम लोग आते हैं आगे 35th क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। अब अगर इसमें हम लोग थोड़ी ही कॉमन सेंस यूज़ करें ना, अगर हमने इन्वायरमेंट थोड़ा पढ़ा है तो हम लोग देख सकते हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसमें है कि हम लोग स्पीसीज़ को कंजर्व करते हैं। अगर किसी स्पीसीज़ को कोई हार्म पहुंचाता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। तो कौन कौन सी प्रोटेक्टेड है इसमें, और एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड वाला आप उनको हंट नहीं कर सकते हो। अब देखिए, घड़ियाल आपको पता ही है, एंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीसीज में आता है, तो उसको तो हम लोग नहीं कर सकते। अब देखिए, इंडियन वाइल्ड एस और वाइल्ड बफेलो, जो स्पीसीज वाइल्ड में है तो वो नॉर्मल सोच सकते हैं कि प्रोटेक्टेड ही होंगी वो हमारी, ठीक है। नॉर्मली इंडियन एस लिखा होता या फिर कोई बफेलो लिखी होती, सिर्फ बफेलो, तो हम लोग सोच भी सकते हैं कि हाँ भाई कर सकते हैं। लेकिन वाइल्ड वाइल्ड से देखिए आप 35th क्वेश्चन में हिंदी में देखिए, जंगली भैंस और जंगली गधा। जंगली, तो ये जो स्पीसीज हैं नॉर्मली नहीं होती हैं, इसको आप लोग हंट नहीं कर सकते हो। इससे आप अज्यूम करके लगा सकते थे, बट फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन में ना सोच पाओ कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग पूछा है, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी। मे भी ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिखा हुआ है। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, ये भी नहीं है, कोरिलेटिव नहीं है। इसका आंसर है डी, नॉलेज बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37th क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें भी आप नॉलेज यूज़ करोगे, कोई एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं आती है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप या छोड़ दीजिएगा। अगर एक या दो ऑप्शन की नॉलेज के बेसिस पे अगर आप 50-50 तक भी पहुंच गए हो तो भी इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ठीक है। और 3 मैच द फॉलोइंग में से कोई ट्रिक होती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। वो जो हम लोग ट्रिक फॉलो करते हैं ना, मैच द फॉलोइंग 4 का 2, 5 का 3, 6 का 4, ये 4 और 4 से ज़्यादा जब स्टेटमेंट हो उसमें फॉलो होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा 38th क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडाइड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट है, इकोनॉमिक प्रियम्बल से डायरेक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत से है। इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन बात करता है विद रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेटअप जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। फर्स्ट, अब हम लोग क्या सोचते थे कि बॉडी का नाम हो, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना आसान है, बट यहाँ पे भी वही है, हमारा रूल है वो फेल कर गया। पहली स्टेटमेंट ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट, चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे भी फैक्ट है, क्या पता इसको चेंज कर दिया हो, आसान हो, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो या कुछ और हो, बट ये भी स्टेटमेंट ठीक दी है। यहाँ पे रूल फेल कर गया, कोई इसका आंसर है सी। कोई दिक्कत नहीं, हमारा रूल फेल कर गया। हमें नॉर्मली 60% एक्यूरेट होना है। अगर जितने भी हम लोग ये रूल्स और ट्रिक्स लगाते हैं उनमें 60% उसमें एक्यूरेसी आनी चाहिए हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया। जो हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक करते हैं उनका पर्पज़ क्या है? बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से पता होता है। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। आप कुछ सोच के देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो क्रेडिट तो प्रोवाइड करते ही होंगे ना वो बिजनेस यूनिट्स के लिए। एक जनरल स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है ठीक। सेकंड, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हाँ ये भी। अब देखिएगा आप लोग इस पे अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे भी टू सप्लाई क्रेडिट और टू सप्लाई क्रेडिट दोनों एक जैसा है, इनमें से कोई एक ठीक होगा एक गलत होगा। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कोई प्योर फैक्चुअल नहीं है, ये एक पर्पज़ बता रहा है कि कोई बैंक सेटअप किया है या कोई स्कीम या कोई इनिशिएटिव किया है और वो उसका पर्पज़ है। तो वो पर्पज़
ऐसे हो सकते हैं कि टू सप्लाई क्रेडिट, हाँ भी क्रेडिट भी सप्लाई करता है बिजनेस यूनिट्स को भी और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी। ये आप थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। और सेकंड थिंग, जब हम लोग देखते हैं ना कि एक स्टेटमेंट ठीक है एक गलत, तो उसमें है ना ये होती है 3 से 4 स्टेटमेंट होती है, उनमें से कोई एक हमें सेलेक्ट करना होता है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं होते वो। तो ठीक है, इस चीज़ में आपको पजल नहीं होना है, याद रखना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्रेडिट सप्लाई करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी क्रेडिट। और थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अ बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। अब देखिए ये इनडायरेक्टली तो इसका हो सकता है, बट जैसे ये रूल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी एक्ट हो गया, कोई भी स्कीम हो गया या कोई इनिशिएटिव कुछ भी, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, इनका कोई एक ही पर्पज़ होगा, ये किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे। अगर ये क्रेडिट दे रहे हैं ना तो ये एनकरेज नहीं करेंगे भाई ये एंटरप्रेन्योर्स को। अगर इनडायरेक्टली कुछ होते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन जो इसका पर्पज़ में ये डायरेक्ट इसका पर्पज़ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है ए। मैं फिर बता देता हूँ, कोई भी हम लोग स्कीम वगैरह करते हैं, कोई इनिशिएटिव है या किसी का कुछ पर्पज़ भी पूछा है, जैसे यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूछा है, तो इनका नॉर्मली एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा। जैसे यहाँ पे या तो सिर्फ ये क्रेडिट ही प्रोवाइड करेंगे या फिर एनकरेज करेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैं आपको तब भी बताऊंगा, यही रूल आपको याद रखना है। इसका आंसर है ए। अब हम लोग आते हैं 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन बात करता है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट है ठीक, वो देखते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग थी ये 2006 में हुई थी इंडिया में, और इसकी थीम है ये। तो देखिए थीम और ईयर दो फैक्ट है, चेंज करना आसान है, वही जो रूल हम फॉलो करते हैं कि यहाँ जहाँ पे फैक्ट्स आ गए, जहाँ पे कि यूपीएससी आराम से क्वेश्चन को चेंज कर सकती है, तो वहाँ पे यूपीएससी करती है चेंज। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को चेंज करके तो यूपीएससी स्टेटमेंट को गलत बनाएगी। तो ये पहली स्टेटमेंट होगी गलत। क्या पता यहाँ पे ईयर गलत हो, क्या पता ये इंडिया में नहीं है कहीं और जगह हुई हो, क्या पता इसकी थीम गलत हो। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद। आपको सोच के देखिए जितनी भी मीटिंग हुई है, एशिया पैसिफिक मीटिंग है, अब कितनी सारी कंट्रीज हैं उसमें, सभी मीटिंग्स इंडिया करे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाई है एग्जामिनर ने। अगर सपोज यहाँ पे ऑल नहीं होता तो स्टेटमेंट ठीक होती, एग्जामिनर ने ऑल डाला इसलिए कि ये स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। वैसे भी हम लोग बताते हैं कि ये ऑल, मस्ट, ये मैंडेटरी, ये सब चीज़ें गलत होती है, तो इसका आंसर है डी। अब आते हैं जो 42nd क्वेश्चन है इस पे। डेमोक्रेसीज सुपीरियर virtue lies in the fact that it calls into activity। क्या डेमोक्रेसी हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द इट कॉल इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। सेकंड स्टेटमेंट एक बार और देखिए, द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। इसमें पीपल्स की बात हुई कहीं पे नहीं हुई, और एग्जीक्यूटिव की लीडरशिप को स्ट्रेंथन करेगा तो ये ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है ना। डेमोक्रेसी कहाँ पे हुई, पीपल्स के पास जो पावर है वो कहाँ पे, इसमें कहीं नहीं है, तो ये गलत। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, कहाँ से सुपीरियर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की बात थोड़ी ना करती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो सबकी बात करती है, ये भी गलत। ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, क्यों भाई, जो किसी पार्टी लाइन को, पार्टी को फॉलो नहीं करता, क्या वो डेमोक्रेसी का उसको हक नहीं है क्या, तो ये भी गलत। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ऑर्डिनरी कोई ये नहीं कि हाईली इंटेलिजेंट या सुपीरियर या एलाइट, ऐसा कुछ नहीं, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, तो इसमें सब आ गई। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और डेमोक्रेसी और सिटीजन्स के बात करती है, पीपल की, तो स्टेटमेंट ठीक। अब इसमें आप पूछोगे ये कौन से रिसोर्स, कौन से सोर्स, क्या सोर्स है इसके, लक्ष्मीकांत, नहीं भाई ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपको बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी क्या होती है, बस उसका आप पढ़िए, चारों स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करिए, सीधा आंसर आ गया इसका, इसमें आपका। अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंसेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूपीआई को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, सोचिए। मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, विल नॉट बी नेसेसरी, ठीक है, एक बार इसको होल्ड करके। अब सिर्फ ये मत देखिएगा सीधा रूल पे मत जाके कि हाँ नोट हो गया गलत हो गया, ऑल हो गया गलत हो गया, थोड़ा उसको समझिएगा अपनी लैंग्वेज में कि वो कहना क्या चाहता है, एग्जामिनर उस स्टेटमेंट के थ्रू कहना क्या चाहता है, जो एक्सट्रीम वर्ड जो यूज़ किए हैं उनका पर्पज़ क्या है।
मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, कि भाई मोबाइल वॉलेट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, बिना उनके भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा इसको होल्ड पे रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब टोटली, कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी एग्जामिनर ने कि डिजिटल करेंसी 100%, टोटली 100% तो कुछ होता ही नहीं भाई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, गलत। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, क्यों भाई, क्यों इंक्रीज होगा ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली वर्ड क्यों एग्जामिनर ने ऐड किया, ताकि इसको आप गलत करो। फोर्थ देखिए, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव, कितना वेरी, कितनी वेग टर्म है ये, वेरी इफेक्टिव, ये भी गलत, इसका आंसर है ए। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता हो, आज के टाइम तो चलो सबको पता है यूपीआई क्या है, लेकिन उस टाइम जब स्टार्टिंग में आया था, अगर नहीं पता तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस, और ये मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने से ही डेवलप होगी यूपीएससी से ही, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। अब हम लोग 44th क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म इवेंट होरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल, उस टाइम था, ये न्यूज़ में काफ़ी था, यूनिवर्स के रिगार्डिंग है, या तो आपने करंट इवेंट्स में कहीं पढ़ा होगा, इसका आंसर ए है, इसमें कोई और ट्रिक वगैरह हम लोग नहीं लगा सकते हैं। 45th क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ, एक सेकेंड दस, ठीक है, with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in the news be used in the immediate future? ये एक टेक्निक है और ये इमीडिएट फ्यूचर में कैसे यूज हो सकती है, आप खुद कुछ देखिए, फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो जो नॉर्मली जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फ्यूचर ओरिएंटेड है वो सबको हम लोग ठीक मान के चलेंगे। जीनोम सीक्वेंसेस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप, हाँ क्यों नहीं कर सकते भाई, आज नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर में 1 साल बाद 2 साल बाद तो कर सकते हैं ना। एग्जामिनर फ्यूचर में तो जाके आया नहीं है कि हाँ भी उस टाइम नहीं थी तो ये गलत हो जाएगी, और एग्जामिनर ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा भी लिटिल चांस नहीं लेगा कि वो उस जो क्वेश्चन उन्होंने पूछी है वो गलत प्रूफ हो बाद में, तो ये क्वेश्चन है ठीक, स्टेटमेंट ठीक, फ्यूचर में तो हो सकता है। उसी प्रकार ये हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, हाँ ये भी क्यों नहीं हो सकता फ्यूचर में। यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, हाँ क्यों नहीं हो सकता भाई, इसका आंसर है डी, कितना सिंपल है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस आप यूज कीजिएगा। 46th क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत की हेडिंग, द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, इसमें आप कोई और निकाल सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब करते हैं 47th पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है ये, पॉलिटी का कॉमन सेंस का, अगर आपको बेसिक भी आइडिया ना कि राइट्स क्या होते हैं ड्यूटीज क्या होती है तो आप आराम से कर दोगे। राइट्स आर कोरिलेटिव्स विद ड्यूटीज, ठीक है, अब देखिए राइट्स आर कोरिलेटिव्स विद ड्यूटीज, राइट्स और ड्यूटीज आपस में संबंधित है, हाँ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है कि भाई नॉर्मल अगर आप डेमोक्रेसी में राइट्स एंजॉय करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, क्योंकि तभी तो आप राइट्स का एंजॉय करने का फायदा है। सेकंड, राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज एंड ड्यूटीज़, देखिए आप लोग कोई भी राइट एंजॉय कर रहे हो, क्या वो इंडिपेंडेंट है ड्यूटीज सोसाइटी का ही नहीं है, तो ये गलत। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब ड्यूटीज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन राइट्स है, आपको मौलिक अधिकार तो है लेकिन आपके कर्तव्य नहीं है, कितनी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी गलत, ऊपर वाली भी नेगेटिव स्टेटमेंट गलत, ये भी नेगेटिव। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, हम लोग आपके सिर्फ कर्तव्य है, आपको मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी कितनी गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिव, 3 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, ये ठीक, इसका आंसर है ए। 48, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, किसमें, प्रियम्बल में, डायरेक्ट लिखा लक्ष्मीकांत से। 49th क्वेश्चन मैप का है, ये आपको कोई इसमें कोई वो नहीं है, आपको जस्ट मैप का आइडिया है कि कोहिमा कहाँ पे है और कोटाइमी केरला में है, कोहिमा नागालैंड में, तो मैप के आप सोच के कि यहाँ कितने स्टेट बीच में आएंगे, बाकी इसका आंसर है 7। 50 क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रो, पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एक्सरसाइज करती है कैसे, एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, हाँ यही तो वो होते हैं, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का है, आपको अगर बेसिक भी आइडिया है ना आराम से कर दोगे, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन आवर में, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तो चेक करते हैं।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल ही तो रखते हैं, उनके फंक्शन ही तो देखते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ के, ऐसे ही एडजॉर्नमेंट मोशन को लेकर। तो इसका आंसर है डी। बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, आपको अच्छे से पॉलिटी पढ़ी होनी चाहिए। अब आते हैं 51 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द ककाटिया किंगडम। अब देखिएगा, रूल ये बोलता है अगर एक जैसे वर्ड हो ना, थोड़े सिमिलरिटी टाइप के, वही आंसर होते हैं। बट यहाँ पे भी हमारा रूल फेल कर गया। इसमें जैसे का मैं तो ऐसे ही सोल्व करता, ए मारता, बट इसका आंसर है बी। तो यहाँ पे रूल फेल कर गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन में गलत भी होंगे, हमें उस चीज़ से घबराना नहीं है और ट्रस्ट रखना है। रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो भी हैं, ये चीज़ें काम करती हैं, आज तक करती आई हैं, सबके लिए करती आई हैं। जिन्होंने क्लियर किया तो आपके लिए भी करेंगी और आगे भी करेंगी। With reference to global climate change alliance, which of the following statement is are correct? It is the initiative of European Union. ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्या पता है एग्जामिनर चेंज कर दे, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। It provide technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budget. ठीक है। अब ये कितनी जनरल स्टेटमेंट है, ये बता रहा है कि भाई ये काम करेगा। और नॉर्मली हम देखते हैं कोई स्टेटमेंट किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हो, डिस्क्रिप्शन देती हो, जनरल स्टेटमेंट नॉर्मली ठीक होती है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे दो फैक्ट, ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों तो गलत होंगी नहीं, एक ठीक होगी एक गलत होगी। ठीक है। अब देखिए, एक पीवीटीजी पे क्वेश्चन भी पूछा था, जहाँ पे था कि एक वो था, हाँ नहीं उससे नहीं होगा। देखो इसमें बताता हूँ, इसमें जो रूल्स काम आएगा वो है यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पे नीचे दो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या पता दोनों में से कोई एक गलत कर दियो, क्या पता दोनों गलत कर दियो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है गलत होने की, कि स्टेटमेंट्स को एग्जामिनर को फैक्ट बदलने की। ठीक है। और अब फर्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन। नॉर्मली जो यूरोपियन यूनियन हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन थीम होती है, यूरोपियन यूनियन अशोका, विजयनगर, अकबर, अरुणाचल प्रदेश, अजंता लोरा, ये सब। तो नॉर्मली यूरोपियन यूनियन को यहाँ हम लोग कंसीडर ठीक करेंगे कि हाँ यूरोपियन यूनियन दिया है तो ये इसकी ठीक होगी। इसका आंसर है ए। आप ऐसे इस पर रूल लगा सकते थे, अगर फिर भी आप गलत कर दो कि भाई हाँ यूरोपियन यूनियन को गलत मार दो तो इस ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ें कि नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन देखते ही बच्चे गलत मारते हैं। यूपीएससी ने यहाँ पे दो स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली। अब देखो कि गलत करना किस एग्जामिनर के लिए कौन से आसान है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत करना आसान है या जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत करना आसान है एग्जामिनर के लिए। यहाँ पे दो फैक्ट्स हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक का नाम बदल दिया होगा या दोनों का बदल दिया होगा। तो ये अब आते हैं 53 क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वतंत्रिका एंड समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। अभी क्या बताइए, जैनिज्म के हों या बुद्धिज्म के हों। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, वरना आप इसको ऐसे होल्ड पे रखिएगा। फैक्ट है जैनिज्म, यहाँ पे चेंज करना आसान है ना। अब देखिए, सर्वस्तिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट वोली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन ए लेटेंट फॉर्म। ये यहाँ पे इन्होंने सर्वस्तिवाला को डिस्क्राइब किया है। अगर आप थोड़ी इसकी लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करोगे ना, आप स्टेटमेंट्स की है ना लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश कीजिए कि जो एग्जामिनर ने लिखा वो क्या लैंग्वेज में लिखी है। हाँ, एक चीज़ और, एक रूल और आप याद रखना, जहाँ पे एग्जामिनर को कुछ चेंज या फैक्ट कुछ गलत बनाना होगा ना, वहाँ पे नॉर्मली एग्जामिनर अपनी खुद की लैंग्वेज बना के यूज़ करेगा। लेकिन जहाँ पे किसी चीज़ कोई स्टेटमेंट जहाँ पे एग्जामिनर कोई गलती नहीं करनी, वो स्टेटमेंट ठीक बनानी है, तो वो एग्जामिनर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेगा रिसोर्सेज से, और वो आपको थोड़ा लैंग्वेज पढ़ के अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में सर्वस्तिवादीन हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट वोली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन ए लेटेंट फॉर्म। प्रॉपर कोमा है, प्रॉपर लैंग्वेज है, तो एग्जामिनर नहीं है कि ये दैट कॉपी पेस्ट कहीं है करिए कहीं से। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी ठीक। फर्स्ट में फैक्ट है, चेंज करना आसान है, क्या पता यहाँ पे बुद्धिज्म हो या कोई और रिलीजन हो, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग गलत कंसीडर करेंगे और सेकंड को ठीक। वरना आप सोच के देखिएगा, ये चीज़ है ना, उसके बाद तो काफ़ी बच्चे बुद्धिज्म जैनिज्म के जो स्कूल हैं उनको डिटेल में पढ़ के नाम याद रखने लगे, लेकिन उस टाइम नहीं था बच्चों को इतना याद, लेकिन काफ़ी बच्चों ने उस टाइम सोल्व भी किया होगा। तो ये टेक्निक लगाई होगी। भाई दो स्टेटमेंट है, दोनों एग्जामिनर ठीक देने की पॉसिबिलिटी है बहुत कम, कोई एक तो एग्जामिनर गलत देगा। कौन सी गलत देने के चांसेस, जहाँ पे फैक्ट होते हैं, क्योंकि वो बदलने गलत करना आसान होता है एग्जामिनर के लिए। ठीक है। अब आते हैं 54th क्वेश्चन पर।
54th क्वेश्चन, मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। अब ये भी मैप का क्वेश्चन है, आपको मैप का आइडिया होना चाहिए। फिर भी नॉर्मली हम देते हैं फैक्चुअल में, ऐसे में भी आप 4 से 2 पे जाने की कोशिश करें, 5 से 3 पे, बट ये लास्ट है। कब? जब आपको कुछ नॉलेज ना और आपको कि हाँ भाई मुझे तो अटेम्प्ट करना ही करना है, तो ये लास्ट में इस चीज़ का रिस्क ले। तो 4 हैं, 4 में से कोई 2, इन 2 में से आप ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर है 3rd एंड 4th, लेबनान और सीरिया। लेकिन मैप का इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मैप थोड़ा अच्छे से किया तो आप आराम से कर लोगे इसको। अब 55th क्वेश्चन देखिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिगार्डिंग पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन, चेंज करना आसान है। सेकंड, इट इज ए कॉर्पस ऑफ इतना, क्या पता यहाँ पे 1 जीरो कम हो या फिर 1 जीरो ज़्यादा हो, डाटा चेंज करना आसान है, ये भी गलत। इसका आंसर है डी। 56, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब देखिएगा, अब ये फैसिलिटी, इतनी सारी बॉडी, इतनी सारी कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी, शायद ही किसी बच्चे ने न्यूज़ में पढ़ी हो, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे कॉमन सेंस और लॉजिक के थ्रू इस स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फर्स्ट स्टेटमेंट आसियान इनिशिएटिव। ग्लोबल है तो भाई आसियान का कैसे हो गया? पहली स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, और ऐसे स्टेटमेंट में है ना जो क्वेश्चन में वर्ड्स पूछे हैं ना, वो आप स्टेटमेंट्स में, इन ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश करो। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब में है। ग्लोबल से आसियान कट गया। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन डेट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज के टाइम हर कोई करता है। वर्ल्ड बैंक है, एक ग्लोबल एजेंसी है, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर की मोबिलाइज करने की बात कर रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, होल्ड पे रखते हैं। कोलैबोरेशन अमंग द मेजर बैंक ऑफ वर्ल्ड वर्किंग विद OECD एंड फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग द सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैव पोटेंशियल टू मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। OECD कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ही है, कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं। अब देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अगर इसकी आपको फुल फॉर्म पता है, ये ट्रेड की बात करता है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना, ये गलत। अब बी स्टेटमेंट इसका आंसर। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो आज के टाइम हर कंट्री और हर जगह प्रमोट कर की जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज की भी मोबिलाइजेशन, तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो गया बी। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ें आप जो फर्स्ट टाइम करोगे ना, आपको लगेगा कि यार काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि ये सब पॉसिबल है या नहीं है, बट ट्रस्ट मी, हर बच्चा जो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करता है, जो काफ़ी अच्छा स्कोर करता है, कट ऑफ से 10-20 मार्क्स ऊपर स्कोर करता है, वो यही लॉजिक, कॉमन सेंस और ट्रिक फॉलो करता है, और ये हर साल फॉलो होती है, और ये आप लर्न तभी कर पाओगे जब आप इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ ट्रस्ट जरूर रखना, और आप जब सारी वीडियोज़ के एनालिसिस देख लोगे ना और उनको समझोगे तो आपको खुद पता हो जाएगा। और जब मैं आपको कंपैरिजन की टेबल भी दूंगा ना, हर ट्रिक को हर ईयर वाइज कंपैरिजन करके, 2017 में क्वेश्चन में लगी, 18 के क्वेश्चन में कौन सी क्वेश्चन में लगी, तब आपसे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट वो मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँगा, और वो चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपने एक बार ईयर वाइज भी अच्छे से कर रखी है। तो प्लीज़ कंटिन्यूस पे ट्रस्ट रखना और फोकस करते रहना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय anyone residing in India, a resident of constituency from which the election is to be contested, any citizen of India, any citizen of India। कॉमन है इनमें से आंसर एक। देखो मैंने उस टाइम भी बताया था, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला नहीं है, कोई एक हमें सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे एक जैसी स्टेटमेंट आए तो वहाँ से सिलेक्ट करो। तो अब देखिए यहाँ पे तो लिखा सिर्फ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एनी सिटीजन में कोई एज का क्राइटेरिया होता होगा, कुछ और भी क्वालिफिकेशन होती होंगी। ऊपर देखिए एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वूज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी ठीक, आप इससे थोड़ा लेस समझ सकते हैं। जैसे कि आई थिंक एक बार प्रियम्बल का क्वेश्चन भी पूछा गया था, 21-22 में कहीं पूछा था, 2021 या 22 में, वहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट थी, ABCD, एक जगह ऐसे ही कॉमन था, सेम वर्ड बन रहे थे, लेकिन एक में उन्होंने वो था कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, इस टाइप का कुछ था शायद, और वहाँ पे 2 स्टेटमेंट सेम थे, जैसे यहाँ पे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ पे एक को उन्होंने आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था और वही उसका आंसर था। सेम लॉजिक यहीं पे यूज़ हुआ है, ठीक है। जब आगे पेपर डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ मैं इससे को रिलेट करूँगा, ठीक है।
तो ये, लेकिन अब आते हैं 58 क्वेश्चन पे। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। ओनली है, नागमती गलत मत मारना, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ो। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। अब ये मैप का क्वेश्चन है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें थर्ड इस ओनली, इसका जो बी है इसका आंसर है। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इज एक्सटेंडेड क्राइटेरिया फॉर बायोलॉजिकल, कोई लिविंग थिंग्स रिलेटेड चीज़ों के होगी ऑक्सीजन की डिमांड। मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पोल्यूटिंग ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, और असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। अब देखिएगा, ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट, पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक, और असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई। 3 जगह ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक अलग स्टेटमेंट है, तो ये ओड वन आउट वाली ट्रिक है ना जो, वो यहाँ पे लगी है, ओड वन आउट वाला रूल, ठीक है। 2-3 जगह ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन लेवल, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन ऐसे, तो ये ट्रिक यहाँ पे लगी है। इसका आंसर है सी, ओड वन आउट। हर साल एक नए क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा पूछती है। अब आते हैं 60th पे। With reference to role of United UN Habitat in the United Nations program working towards a better urban future, which of the statement is are correct? UN Habitat के बारे में बात की है। UN Habitat has been mandated by United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all। अब यहाँ पे all देख के एक्सट्रीम मत गलत कर देना भाई, समझो किस चीज़ की बात कर रहा है। यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, तो वो तो सबकी बात करेगा ना। जब हम लोग सपोज कुछ अच्छे की बात करेंगे, जैसे राइट टू फूड, SDG गोल्स हैं, वो तो सबके लिए ही है ना। ये तो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई लिमिटेड कुछ लोगों के लिए ही है। तो ये ऑल यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड की उसमें यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सट्रीम वर्ड्स को देख के जस्ट ब्लाइंडली क्रॉस मत करना, उसके जो पर्पज है, जो मीनिंग है ना, उसको अच्छे से समझना। और यूएन हैबिटेट है, यूएन जनरल असेंबली करती है, फिर भी चलो अभी इसको होल्ड करते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड स्टेटमेंट, इट पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटीज ओनली। अब देखिए, यूएन तो हर किसी का पार्टिसिपेशन भी करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स, पता नहीं क्या क्या। ओनली तो यहाँ पे इसको लिमिट कर दिया, ओनली एक्सट्रीम वर्ड, और नेगेटिव है तो गलत, दूसरी गलत। अब थर्ड स्टेटमेंट पे, यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू प्रोमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटरी। देखिए कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यूएन हैबिटेट है, प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड ए बेटर अर्बन फ्यूचर, एक यूएन हैबिटेट है जो एक बेटर अर्बन फ्यूचर की तरफ काम करता है। और इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कितनी एक पॉजिटिव और जनरल स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पॉवर्टी को रिड्यूस करना। सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर होगा तो वो पॉवर्टी की तो बात करेगा ही, पॉवर्टी रिड्यूस करेगा, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक फैसिलिटी, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वो सब। तो स्टेटमेंट ठीक। इसका आंसर है बी। अब आते हैं 61 पर। विद रेफरेंस टू नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट? अंडर NSQF, ए लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। क्यों भाई, वाई ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग? लिमिट कर दिया, ओनली है, एक्सट्रीम वर्ड है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ के देखो कि भाई NSQF के अंदर सिर्फ फॉर्मल लर्निंग, क्यों हम लोगों को वो मिलेगा फिर सर्टिफिकेट, तो फायदा क्या हुआ? तो ये स्टेटमेंट गलत। सेकंड, एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। हाँ, कितनी पॉजिटिव और जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है बी। हम बात करते हैं 62nd क्वेश्चन पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टरी रेफर्स टू, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला, या हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, या फिर ऐसे भी कर सकते हो डिवीजन ऑफ 50-50। लेकिन ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इन इतने इजी क्वेश्चंस के लिए भी आप ट्रिक्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती है कि भाई आपने बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी है। हम लोग आते हैं इस पे 33rd क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का नाम है,
हमारा क्या रूल है, गलत किया हुआ यूपीएससी ने। सेकंड स्टेटमेंट, नेशनल करियर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट। अब ये पॉजिटिव है तो जनरल स्टेटमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे इसका बी, बट यहाँ पे रूल हमारा हो गया फेल, इसका आंसर है डी। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा सोच समझे तो मैं बता देता हूँ, पहली स्टेटमेंट तो कट गई, ऑर्गेनाइजेशन है गलत। अब ये देखिए, टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव करने का अनएजुकेटेड यूथ, क्या पता यहाँ पे एजुकेटेड यूथ हो, ठीक है। बट अगर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर दो तो इट्स ओके, ठीक है। बट याद रखना कि हर कीवर्ड को ध्यान से पढ़ो। अनएजुकेटेड यूथ है, यहाँ पे एजुकेटेड यूथ होना होगा इसका आंसर, तो वहीं पे यूपीएससी ने इसको गलत बनाया, तो इसका आंसर है डी। 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट। इसका आंसर है ये आरबीआई ने जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज जो जेन्युइन डिफिकल्टी नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह उसके लिए, तो इसका आंसर है बी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी आप देख सकते हो स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि ये रूल्स आपके थोड़े आपको लगेगा कि हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है, बट ये एक जस्ट हिंट है। अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको अगर कि हाँ हमें तो क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोग जाना चाहो तो फिर इस रूल के बेसिस पे जाइए, अगर आपको बेसिक भी और कोई नॉलेज या बेसिक आइडिया ना लगे तो। इसका आंसर है बी। ये लेकिन ये क्वेश्चन उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था। 65 क्वेश्चन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, क्या पता यूरोपियन यूनियन का हो, क्या पता किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो, भाई G20 है, बदलना आसान है, बदल दिया यूपीएससी ने। फर्स्ट गलत। फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाँ इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि ओनली वर्ड ऐड नहीं किया है। जैसे है ना, एक क्वेश्चन आया था SaaS सर्विस और हॉटमेल, याहू, जीमेल, उस टाइप का क्वेश्चन था, 23 या 24 में कहीं था, तो वहाँ पे भी ये थी कि सास जो सर्विस या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो ये तीनों के नाम लिख दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वर्ड या ओनली ऐसा कुछ यूज नहीं किया था एग्जामिनर ने, और इस सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो की एग्जामिनर ने। तो देखो कैसे जो पैटर्न है ना वो यूपीएससी फॉलो करती है, हर साल रिपीट होता है, यही मैं चीज़ आप लोग सिखा रहा हूँ। पैटर्न है जो सोल्व करने का जो तरीका है वो हर साल रिपीट होता है, आपको बस ये समझना है, और ये यूपीएससी के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करके समझोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये फैक्ट है और गलत, और यहाँ पे यहाँ अगर ये क्लाइमेट की बात कर रही है, क्लीन एयर की, तो ये मीथेन पे फोकस क्यों नहीं होगा, ब्लैक कार्बन पे क्यों नहीं होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे क्यों नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ओनली ऐड हो जाता तो इसको हम लोग गलत करते, लेकिन ओनली नहीं है, इसका आंसर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट ठीक। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, इंडियन ओशियन डाइपोल को लेके। एक फेनोमिना है करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। अब देखिए इंडियन ओशियन की बात करिए तो इंडियन ओशियन में ही होगा ना, यहाँ पे पैसिफिक, गलत। दूसरी ट्रिक क्या, ज्योग्राफी में एग्जामिनर लोकेशंस के साथ खेलता है, ठीक है। कोई लोकेशन हो वो चेंज करके दे दी, डायरेक्शन गलत दे देगा, वही यहाँ पे किया है, ठीक है। ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन में है। तीसरा ये नॉर्मल नॉलेज का बेस्ड, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी ठीक पढ़ी है तो आप यहाँ से आराम से कर लोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। अब आते हैं सेकंड पे, कैन इन्फ्लुएंस एन एल नो इम्पैक्ट ऑन मानसून। कैन, हाँ तो क्यों नहीं करता भाई, आईओडी तो करता है, पॉजिटिव आईडी तो आई थिंक मानसून को प्रोमोट करता है, ठीक है। तो कैन है, इन्फ्लुएंस तो क्यों नहीं, कुछ भी कर सकता है इन्फ्लुएंस तो यार, छोटी छोटी चीज भी। तो इसका सेकंड ठीक, इसका आंसर है बी। तो 66 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, अब हम लोग 67th क्वेश्चन करते हैं। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो इसका आंसर है चंबल रिवर, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग कुछ ट्रिक्स वगैरह रूल्स नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के रिगार्डिंग। इनॉग्रल IONS was held in India in 2015 under the chairmanship of Indian Navy. Year, fact इंडिया एज ए कंट्री, और इंडियन नेवी की चेयरमैनशिप, ये भी यहाँ पे गलत करना आसान है, फैक्ट चीज़ है, यहाँ पे एग्जामिनर ने यहीं पे गलत किया है। IONS इज ए voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of littoral state of the Indian Ocean region। तो कितनी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। और आप इसको पढ़ोगे तो लगेगा कि यहाँ डायरेक्ट एग्जामिनर ने कॉपी पेस्ट किया है उससे। और
इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, वर्ड से ही पता चल रहा है क्या बताएगा, नेवीज के बीच में कोऑपरेशन इंडियन ओशियन रीजन में, तो स्टेटमेंट है ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदमपणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, कहाँ पे। अब देखिएगा, नॉर्मली किसको पता होगा ये क्वेश्चन, अब खुद सोच के देखिएगा, हर केव की हर पेंटिंग पे जाके तो किसी ने देखा नहीं होगा। नॉर्मली अगर आपने आर्ट एंड कल्चर डिटेल में पढ़ी होगी तो वहाँ पे शायद में आप कर भी दो, लेकिन फिर भी वही जो मैंने आपको रूल बताया था कि अजंता, अरुणाचल प्रदेश, विजयनगर एम्पायर, अशोका, अकबर, ये मेन थीम होती है, यूपीएससी जनरली इन्हीं पर क्वेश्चन पूछती है, तो इसका आंसर है ए, अजंता। 70 क्वेश्चन, 3 मैच द फॉलोइंग है, इसमें रूल वगैरह अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना नहीं आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। वरना जो 3 स्टेटमेंट वाला जो मैंने आपको बताया था ना, 3 मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो वहाँ क्या करना है, अगर आप किसी क्वेश्चन में एक या ऑल 3 का तो बहुत रेयर चांस है और नन का भी, तो बच्चों में से आप रिस्क ले सकते हो और सबका एक जैसा आंसर मार्क करना। अगर रिस्क आप लेना चाहो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस चीज़ को अवॉइड ही करो। नॉलेज बेस पे अगर आप क्वेश्चन तक पहुँच जाओ तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 50-50 तक भी पहुँच जाओ तो उसको जरूर करना। अब देखना 71st क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर में कौन सी प्रैक्टिस हेल्प कर सकती है, रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ लैंड, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई लैंड टिलेज नहीं करेंगे तो और उसको कम कर देंगे तो वाटर कंजर्व होगा, एक पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट है। अप्लाइंग जिम्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड और अलोइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। देखिए थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, जिम्सम लगाए। अब लग तो सेकंड स्टेटमेंट भी जनरल रही है, तो यहाँ पे आप रूल ही फॉलो करो, इसका आंसर है जैसे सी है। अगर हम जनरली रूल फॉलो करते तो इसका आंसर डी पे जाते, भाई एप्लीकेशन बेस्ड एक नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है तीनों, तो वहाँ पे बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, हो जाता है, हमें ज़्यादा उस चीज़ को वो नहीं करना है। रूल्स हैं जो ट्रिक्स हैं उन पे स्टिक रहना, हमें वही फॉलो करनी है। अब 72nd क्वेश्चन, नेशन वाइड सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट expanding the cultivable area under irrigation, enabling the banks to assess the quantum of loans to be granted to farmer on the basis of soil quality। मतलब आप खुद सोचिए, सोयल क्वालिटी के बेसिस पे फार्मर्स को लोन देना है, कितना देना है वो। अब ये तो थोड़ा बाइस्ड सिस्टम नहीं हो गया, क्या अब तभी कोई गरीब किसान हो उसकी सोयल की क्वालिटी अच्छी ना हो, कोई अमीर हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो बैंक का तो बाइस्ड रोल तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट को आप ऐसे गलत कर सकते हो, थोड़ा सोचे। तो स्टेटमेंट देखिए, चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फार्म लैंड। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला क्वेश्चन भी था, और चीज़ कोई भी स्कीम, कोई भी इनिशिएटिव वगैरह, वो क्या होता है, एक ही पर्पज़ होता है उनका, ठीक है, मेन पर्पज़ जो गोल होता है वो एक होता है। इनडायरेक्टली भले ही वो चाहे 1000 चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करते हो, लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट एग्जाम की बात करेंगे ऑफिशियल की, वो एक पर्पज़ पे ही होती हैं वो। तो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम अगर वो कल्टिवेबल एरिया को एक्सपेंड करेगी तो फर्टिलाइजर का ओवर यूज चेक नहीं करेगी, अगर ये करेगी तो ये नहीं करेगी, तीनों अलग अलग पर्पस दे दिए ना। और सेकंड स्टेटमेंट में मैंने बता दिया नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वैसे ही गलत हो गई, उससे गलत करते वैसे आंसर भी आ गया हमारा, ठीक है, इसका आंसर है बी। आप इससे भी सोच सकते हो, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेक्स्ट, और ये सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम और सोयल की हेल्थ की बात कर रहा है। हेल्थ की हम लोग देखो नाम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट के नाम में ही आंसर छुपा है, सोयल की हेल्थ, तो एक्सपेंडिंग कल्टिवेबल एरिया तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सोयल की हेल्थ कैसे यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज़ करके, ओवर यूज़ तो नहीं हो रहा है, वो सब देख के, तो सीधा आंसर आ गया इसका। 73rd क्वेश्चन, अब देखिएगा, मैच द फ्लोइंग है, लेकिन आप इसमें कॉमन सेंस यूज़ करके देखिएगा। ये कॉमनली यूज्ड हम लोग जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं और उनमें कौन कौन से केमिकल। अब लिपस्टिक है, पता नहीं यार कितने 100 केमिकल उसमें मिलके बने होंगे, क्या थोड़ा आप 0.1% भी लेड यूज़ नहीं हुआ होगा उसमें, ठीक है, यूज़ हो गया तो आप उससे रिलेट करके देखिए कि अगर थोड़ा भी लाइट यूज़ हो गया कहीं फैक्ट्री कहीं पे भी, तो वो क्वेश्चन को गलत कर देगा, और एग्जामिनर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगा कि जहाँ पे आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी हो। तो लिपस्टिक में भी हो सकता है लेड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी ब्राउमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल हो सकते हैं, चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्या पता कहीं किसी कुछ ऐड कर दियो कहीं पे। कॉमनली यूज मटेरियल में कंट्रोवर्शियल केमिकल ही होते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि ऐसा पॉसिबल है नॉर्मली किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि ये चीज़ें याद हो उसको कि हाँ भी लिपस्टिक में क्या क्या केमिकल मिलते हैं, चाइनीज़ फास्ट फूड में क्या केमिकल मिलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या मिलते हैं।
नॉर्मली न्यूज़ में इशू चल रहा हो तो मे भी शायद आप पता भी कर लो, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर कॉमन सेंस यूज़ करोगे कि हाँ भाई लिपस्टिक है, उतने सारे केमिकल यूज़ होते हैं तो लेड भी होता होगा यार, अनलेस आप श्योर हो कि हाँ लेड नहीं होता, तो ऐसी इनको पॉसिबिलिटी, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है उनको राइट मान के चलो। खासकर ये एप्लीकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पता भी ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज़ होता हो, चाइनीज़ फास्ट फूड में भी क्या पता ये यूज़ होता हो। तो ऐसे थोड़ा सोचिए, अपनी जो कॉमन सेंस है ना इसे डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। 74th क्वेश्चन, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आर यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मैनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेज। इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज होती है पॉजिटिव। OLED डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स, कैन बी, हाँ तो पॉसिबल तो है भाई, हो सकती है। रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग, हाँ क्यों नहीं बना सकते भाई, कैन भी तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग, आर पॉसिबल, हाँ तो क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती भाई, आज नहीं क्या होता फ्यूचर में हो जाए। तो बस पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एडवांटेज पूछिए, तीनों पॉसिबिलिटीज है, हो सकती है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75th, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल। अब देखिए अरसावली, ये शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। अब थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस यूज कीजिएगा ना, जो ओमकारेश्वर जो ओम वर्ड है वो शिव भगवान के लिए यूज करते हैं, भोलेनाथ जी के लिए। तो यहाँ पे सन टेम्पल के लिए तो होगा नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत, इसका आंसर है ए। तो ये लॉजिक बच्चों ने फॉलो किया था, ठीक है। अगर जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एग्जाम के टाइम पे ऐसा सोच भी पाए, मैं समझ सकता हूँ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो हम लोग 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना, उसमें से हमें 40 मिनिमम ठीक करने हैं, ज़्यादा नहीं, हमें 40 के आसपास ठीक करने हैं। 37, 38, 40 इतने क्वेश्चन ही ठीक करने हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे गलत भी होंगे तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में टॉप नहीं करना है, आपको एक सेफ स्कोर से ऊपर, जो कट ऑफ है उससे थोड़ा ऊपर, 10 नंबर ऊपर करना है, एक सेफ स्कोर बस, ठीक है। तो थोड़ा हाँ कंजर्वेटिव मत बने, लिबरल अपने आइडिया में और अपनी जो सोच है अपनी तैयारी में थोड़ा लिबरल बने, ठीक है। 76th क्वेश्चन, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो कैसे होता है, और ये स्टेटमेंट गलत है, नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। फिर भी अगर फैक्ट के बेस पे जाओ, अगर रूल फॉलो करो कि डाटा है, क्या पता गलत हो, ये से भी। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भाई ऐसे वर्ड जहाँ पे भी लिखा होता है ना कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग गलत कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। 77, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज्ड अनॉर्मसली, अब सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर का शेयर तो कम हुआ है बल्कि बढ़ने की बजाय, और अनॉर्मसली वगैरह ये सब एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, इसको कट करो। फर्स्ट स्टेटमेंट। अब 2, 3, 4, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ एक बार देख लेते हैं। शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड। अब इंडियन का एक्सपोर्ट का तो इंडियन का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, तो वो तो इंक्रीज तो हुआ ही है एक्सपोर्ट में। अब यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा अनॉर्मसली या कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इस टाइप का, जस्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अगर हम लोग पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बाद में हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, तो जाहिर सी बात है हम लोग एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे, तो सही स्टेटमेंट ठीक। थर्ड, FDI इनफ्लो इंक्रीज, हाँ ये भी हर कोई पढ़ता है, ये भी ठीक। अब फोर्थ देखिए, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज अनॉर्मसली, इसमें दो चीज़, अनॉर्मसली है, इसको हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा रूल फेल भी कर गया, 4 से 2 वाला भी रूल फेल कर गया, और ये वर्ड वाला है एक्सट्रीम वर्ड वगैरह वाला भी रूल फेल कर गया। इसका आंसर 2, 3, 4 ये इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली पता है कि हमारा रिजर्व्स काफ़ी बड़े थे, बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, इनमें से एक पे आंसर जाएंगे, बट इसका आंसर है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यहाँ भी रूल फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 25-30 क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे, इतने होते हैं नॉर्मली गलत। अगर आप 90+ अटैम्प्ट करके आ रहे हो ना, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप सपोज 90+ अटैम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है, 60 एलिमिनेशन से अटैम्प्ट किया आपने, 30 नॉलेज बेस्ड, इसमें आपकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें 38 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। आप लोग तो ओवरऑल 60 क्वेश्चन ठीक, 30 गलत, 100 के आसपास आप आराम से सेफ स्कोर कर रहे हो। अब जिस हिसाब से जो पेपर आ रहा है पिछले कुछ ईयर में, काफ़ी सेफ स्कोर है, ये आराम से क्लियर करोगे आपके सिविल। फॉरेस्ट के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना स्टैटिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और एलिमिनेशन को थोड़ा और अच्छे से सीखना पड़ेगा।
बट हो जाएगा, बच्चों का होता है तो आपका भी हो जाएगा आराम से क्लियर। मेन बात है कि आपको ट्रस्ट है खुद पे भी। 79th क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प इन प्रोमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ठीक है, अब ये बॉडी है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ, आप नाम भी ये रूल भी फॉलो कर सकते हो कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, डायरेक्ट गलत मार दो, लेकिन थोड़ा सोचो, होल्ड करो कि यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का एक काम बताया है, ये नहीं बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये किया है, ये काम है, ये चीज़ इन्होंने जस्ट बताया कि एक बॉडी है जो प्रमोट करती है। ठीक है, तो एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरिक स्टेटमेंट है, ये नॉर्मली ठीक होगी। सेकंड स्टेटमेंट, एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड रुपे एक कार्ड पेमेंट स्कीम। हाँ, यहाँ पे गलत हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे भी हमारा रूल फेल किया है, इसका आंसर है सी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कोई इनिशिएटिव कुछ लिया हो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी बॉडी ने, तो उसको हम लोग गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूल देखो, हम लोग 79-80 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे हमारा 5-6 क्वेश्चन है मैक्सिमम जहाँ पे रूल फेल किया, लेकिन कितने क्वेश्चन में हमारे रूल लगे भी तो हैं, और यही चीज़ तो हमें सीखनी है। रिस्क आपको लेना है, अटैम्प्ट आपको करने हैं, ट्रस्ट करना है, और आपको मेजॉरिटी ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर करना है, वो आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब देखिए, ये नहीं पता हो लेकिन फिर भी बच्चे कैसे कॉमन सेंस से आप सीख सकते हो। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। अब स्ट्राइप्स किस पे होती हैं? टाइगर्स पे होती है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की वो चीज़ें वाइट उस टाइप की होती हैं, तो वहीं से ये इनिशिएटिव लिया गया है। कोई इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं तो थोड़ा जिस चीज़ को लेके लिया उसके आसपास जो वर्ड्स जोड़ते हैं ना, तो वही चीज़ स्ट्राइप्स टाइगर्स के होती हैं, और ये टाइगर्स के रिजर्व के लिए ही था ये, तो इसका आंसर है बी। 81 क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला, ट्रिक्स कैसे इसमें डायरेक्टली फॉलो होती है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट ए सिंगल मार्केट इन इंडिया। हाँ, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, एक जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नॉर्मली जीएसटी को लेकर आप सबने पढ़ा होगा, तो यही बात जीएसटी करता है। सेकंड स्टेटमेंट, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। कितने वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मसली, ड्रास्टिकली, ये सब गलत है, तो ये गलत, सेकंड गलत। इट विल अनॉर्मसली इंक्रीज, भाई अनॉर्मसली कुछ होता ही नहीं है, क्या पता है, आप श्योर है कि अनॉर्मसली इंक्रीज करेगा, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ड्रास्टिकली अनॉर्मसली। इस पेपर में कितने क्वेश्चन हमने ऐसे सोल्व किए हैं, तो ये भी ऐसे गलत हो गया, इसका आंसर है सिर्फ ए। ठीक है, अभी आते हैं 82nd क्वेश्चन पर। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड investment agreement is sometimes seen in news in the context of negotiation held between India and। देखिए, किसी को पता नहीं होगा, अगर सपोज किसी को याद नहीं है तो वही चीज़ क्या थीम है, यूरोपियन यूनियन, विजयनगर, अशोका, अकबर, अजंता, अरुणाचल प्रदेश, ये सब यूरोपियन यूनियन, लगा दो आंसर। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो ट्रस्ट करो आप, ये चीज़ें काम करती हैं। 83rd क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ WTO बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013। क्या पता भाई ये किसी और पैकेज का हो, गलत करना आसान है। और तीसरा, TFA केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 2016, ये भी फैक्ट है, इसको भी गलत करना आसान है। तो तीनों तो होंगी नहीं, ठीक, इससे आपका आंसर कट गया। अब देखिए, इंडिया ने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को साइन किया होगा, अब यहाँ इंडिया वर्ल्ड WTO का मेंबर है, उसके रूल्स को फॉलो करता है, तो इसको नॉर्मली क्या हुआ आप सोच सकते हो। पहली स्टेटमेंट ठीक, ये भी कट गई। अब इनमें से आपको एक पे जाना है, ठीक है। अब देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया ने रेटिफाई किया ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO, और यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन WTO का पार्ट है बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज में। तो यहाँ 2 चीज़ आपस में थोड़ी कोरिलेट है, WTO, और ये इससे जोड़ के बता दी, और ये थोड़ा ज़्यादा फैक्ट, इसको चेंज करना आसान है। 2016 की जगह 2017 होगा, 2019 हो सकता है, 21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डाटा जो होता है ना, एग्जैक्ट डाटा, उसको चेंज करना बहुत आसान होता है एग्जामिनर के लिए। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है ए। 84th, चबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस सबको पता भी, चबार पोर्ट्स कहाँ पे है, तो इंडिया पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं करेगा, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को असेस करने के लिए। उस टाइम बहुत न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में तो अभी भी रहता है हमेशा, ठीक है। अब आते हैं 85th क्वेश्चन, इन इंडिया इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स।
अब देखिए, कोई भी साइबर सिक्योरिटी का कुछ इंसिडेंट या फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो किस किस के लिए लीगली मैंडेटरी है। अब आप खुद सोच के देखिए, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्या उनके लिए, डाटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखिए स्टेटमेंट देखिए, कोई एक ना तो एक आंसर तो होगा ही। कोई डाटा सेंटर है, वहाँ पे साइबर इंसिडेंट, साइबर अटैक या कुछ हो गया तो क्या वो रिपोर्ट नहीं करेंगे? करेंगे, उनको करना पड़ेगा भाई। कितना जनरल स्टेटमेंट है। तो सर्विस प्रोवाइडर क्यों नहीं करेंगे भाई? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बॉडी कॉर्पोरेट, किसी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी पे भी तो यही ऑब्लिगेशन है। कितना एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भाई लीगली मैंडेटेड हो कि कहीं पे साइबर अटैक हो जाता है तो आप उसकी रिपोर्ट करो ताकि एक्शन ले सके उस पर अथॉरिटीज। इसका आंसर है डी। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरेंस स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट? टू डिटेक्ट। ये सबको पता था, उस टाइम बहुत न्यूज़ में था। ग्रेविटेशनल वेव को लेके काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में रहती थी, तो इसका आंसर है ये डी। नॉलेज बेस्ड, अगर आपने कोई भी करंट अफेयर बेसिक मैगजीन भी पढ़ी होगी ना, इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर दोगे। तो 88th क्वेश्चन विद्यांजलि योजना के पर्पज के रिगार्डिंग है। इट अनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया। ठीक है, अभी होल्ड करते हैं। इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है कि भाई हम लोग कुछ इंप्रूव करना है, एजुकेशन इंप्रूव करनी है। गवर्नमेंट तो अब तक कर ही रही थी, लेकिन साथ में अगर प्राइवेट सेक्टर का हेल्प होगा तो रिसोर्सेज, फंड, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट मिल जाएगा। और कम्युनिटी का तो पार्टिसिपेशन हम लोग इंश्योर करते रहे हैं, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो एक पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट ये ठीक हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट टू एनकरेज वॉलंटरी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। अब लोग तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रही है, ठीक है, कि एनकरेज करना है, वो सब करना है। अब पहली स्टेटमेंट फेमस फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन करना, अब या तो ये करेगी या फॉरेन उनको प्रमोट करेगी। कोई स्कीम एक ही पर्पज़ के लिए होती है। मैं आपको पहले भी स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला क्वेश्चन था और वो दूसरा क्वेश्चन और था जो अभी पीछे ही करके हटे हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो या तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट होगी या कोई दूसरी तीसरी ये होंगी। तो ये एक साथ पहली के साथ दूसरी है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो गलती होगी। अब दोनों तीसरे, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हम एक साथ जाएंगे, बट इसका आंसर है ए, सिर्फ टू ओनली। तो यहाँ पे भी एक कॉमन सेंस हमारी अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, होने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान अचीविंग 100% लिटरेसी। 100% कुछ होता नहीं है, पता है, परफेक्शन नहीं होता भाई, कुछ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ऐसे गलत कीजिएगा। उन्नत भारत अभियान कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़ टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और एक बार फर्स्ट और पढ़ के देखिए, एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज़, यहाँ पे भी लोकल कम्युनिटीज़ की बात की है। थर्ड स्टेटमेंट स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को प्रोमोट करना बाय स्पेशल फंड फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देम। तो यहाँ पे देखिए लोकल कम्युनिटीज़ है ना, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। एक को हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया कि भाई 100% लिटरेसी को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी ये वो है ना आइडियल चीज़ें हैं, तो इसलिए आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। फैक्ट है, गलत है, लेकिन फिर भी दैट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। बॉडी, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, गलत, इसका आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, गलत होती है, सीधा आंसर आ गया डी। इन इंडिया इफ ए स्पीसीज ऑफ टोर्टोइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, व्हाट डज इट इम्प्लाई? ये क्या इम्प्लाई करती है? इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, क्योंकि टाइगर भी तो शेड्यूल 1 में है ना। तो बस ये थोड़ा अगर नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चन था। और अगर आपने थोड़ा साइंस पढ़ा है ना, तो जैसे इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, तो वहाँ पे लिखा होता है भी कौन कौन सी जो एंडेंजर्ड, कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो शेड्यूल 1 में है, जिनको हंट करने पे या उनका शिकार करने पर आपको सजा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो वो सब चीज़ें, तो टाइगर 1 शेड्यूल 1 इंजॉय करता है, और यही बात यहीं पे कॉमन। तो इसका आंसर है ए। अब आते हैं 92 पे। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करती है?
डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हो तो। द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो ये तो जुडिशरी रिव्यू करती है, ठीक है। जुडिशरी का पर्पज क्या है मैम, मेन पर्पज क्या है कि भाई जो कानून है, गवर्नमेंट कानून बनाती है, भाई वो देखना कि वो ठीक है या नहीं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अलाइन में है या नहीं, उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा हो कोई। तो नॉर्मल नॉलेज वाला कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। 93rd, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फ्लोइंग इवेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द, बस ये भी है नॉलेज बेस्ड है, नॉर्मली हिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। 3, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 42 और म्यूटनी ये 44-45 में उस टाइम हुई थी। नेक्स्ट है 94th, टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज्ड, फिजिकल डेफिसिट स्टीडली इंक्रीज्ड, भाई ये गलत है, जहाँ पे वर्ड आते हैं ना अनॉर्मसली, स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज, ये इस टाइप के, ये गलत होते हैं, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 95, रिसेंटली देयर वाज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लॉयंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नॉलेज ओरिएंटेड ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा लगाना चाहो ना कॉमन सेंस वगैरह, तो सोच सकते हो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ऊपर, कुनो पालमपुर आई थिंक मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में ही है, मुदुमलाई ये साउथ इंडिया में, ठीक है, ये राजस्थान में सारी इसका। तो अगर गुजरात से किया तो आसपास के एरिया में ही करेंगे ना रिलोकेट, उनको ट्रांसलोकेट करेंगे तो आसपास के एरिया में ही करेंगे, तो उस बेसिस पे आप सोच सकते तो जा सकते थे, वरना अगर नॉलेज है तो ठीक है, वरना आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट छोड़ने के ही होते हैं। जो 10 क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 96th, which of the following are not necessarily the consequences of proclamation of president rule in a state? Not necessarily the consequences, लोकल बॉडीज़ का भी कोई वो होता है, वो नहीं होती है, कंसिक्वेंसेज डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है, ये कट गया। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली और रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट असेंबली का भी डिसोल्यूशन नहीं होता है, इसका आंसर है बी, ठीक है। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है इमरजेंसी वाले चैप्टर में। 97th, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India? डायरेक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, ठीक है, इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं, इसका आंसर है सी। 1 जो फर्स्ट है और 4th है, अनटचेबिलिटी हम लोग इक्वलिटी में पढ़ते ही है, क्या होगा। अब आते हैं 98th, ये नेट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, इतनी बेसिक पॉलिटी तो आपको होनी चाहिए याद। 98th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जोग्राफिकली क्लोज टू ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये भी मैप का क्वेश्चन है। आपने मैप देखा हो साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया वाला, तो आप आराम से कर दोगे, इसका आंसर है सुमात्रा। आउट ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट चूज द वन डेट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out to satisfaction of all. Second, a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. A mechanism for इसी साल हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि ये हो तो उनमें से एक ही आंसर होता है। ऑफ तो डी भी कट गया, ए भी कट गया, अब बी और सी में से एक आंसर है। ए मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, यही तो है लोग डेमोक्रेसी का। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या पर्पज होता है कि भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल हो किससे, पीपल के, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लास्ट है 100th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। दैट लक्ष्मीकांत से आपने फेडरल वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ से, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है भाई, सिर्फ की स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट करके साथ आए हो, तो इसका आंसर है डी। तो ये हमने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं 2017 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 के करेंगे। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। 2025 का मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ, 2017 का हमने कर लिया है। तो अब आपको एक दो 3 बार ये वीडियो देखनी है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, रूल्स को याद भी करना है और कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखना है। अब नेक्स्ट आप 2018 की वीडियो देखने से पहले एक बार वो पेपर आप खुद सोल्व कीजिएगा, भले ही चाहे आप उसमें 10 में से 100 में से 10 क्वेश्चन ही ठीक कर पाओ एलिमिनेशन पे, कोई दिक्कत नहीं है। कल 10 करोगे, नेक्स्ट टाइम 20 करोगे, फिर 30 करोगे,
एक टाइम पे आप 60 क्वेश्चन भी ठीक करोगे, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट एक वीडियो देखने से पहले आपको 2018 का पेपर पहले सोल्व करना है। खुद कोशिश करना, जहाँ जहाँ भी लगा उसको, जो पैटर्न जो ट्रिक्स हमने सीखी है वही लगेंगी, ठीक है। और फिर बाद में वीडियो देखना जो मैं आपको डालूंगा थोड़े दिन में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।